2020, India overtook Japan to become the fifth largest producer of hydropower in the world. Its total installed capacity now stands at over 55,000 megawatts. And almost a quarter of this energy comes from just the state of Himachal Pradesh, the country's hydropower hub that is home to 5 perennial river basins. Today, producing and selling hydroelectric power has become the state government's biggest income source. And owing to its renewable nature, its proliferation in the state has largely been viewed as good news. अभी भी हैं पॉलिटिक्स में, एक्टिविज्म में पहले But what is on the other side of this development story? What has pushed ordinary people to now question the government's so-called clean energy narrative around hydropower? जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें जो इनकम होगी उसमें से शेयर उन लोगों को मिलना जिनकी घर जमीन तुमने उजाड़ी है। उनको शेयर मिलना चाहिए। या अभी मैं हर मीटिंग में ये बात करता रहता था, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, एमएलए, मंत्री, कोई फलाना है, कोई बड़े बड़े अफसर, तो वो हंसते थे मेरे को। We met Pritam Singh, a resident of Sanj Valley where work to build dams began in the year 2000. जब ये काम शुरू हुआ, शुरू में ये लगा था कि शायद इससे इस इलाके के लिए बहुत फ़ायदा होगा, इलाका जो है डेवलप होगा। लेकिन जब काम शुरू हुआ, जिस तरीके से वो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पूरा एरिया जो है, यहाँ पानी भी ख़त्म हो गया, यहाँ रास्ते भी ख़त्म हो गए, पर्यावरण भी ख़त्म हो गया, लोगों की घर ज़मीन भी उजड़ गई, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं दिया सरकार ने। प्रशासन, एनएचपीसी वगैरह ने, सरकार ने लाल दिया कि तुम तो अब मालो माल हो जाएंगे, हम माल को देखते रहे कि कब मालो माल होना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। While Singh and his community were assured employment, compensation and the promise of a better life, ultimately the project has come to be a burden on them and on the river itself. क्योंकि हमारा काम सारा एग्रीकल्चर पर था। हमारे पंचायत के अंदर हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते नहीं थे, परे को बेचते थे। आज हम उल्टे हो गया, अब हम बाज़ार के पर निर्भर हो गए। अब हमारे पास ज़मीनें चले गई, अब हमको बाज़ार से राशन पानी ले जाना पड़ता है और वो खिलाना पड़ता है। इतना परिवर्तन आ गया। ज़मीन हमारी ले गए, लेकिन हमको उसकी कीमत नहीं दी, उसका सिर्फ मुआवजा दिया, कीमत नहीं दी, उसकी कीमत निर्धारित ही नहीं की। Following the Sanj River upstream from Larji, a slew of hydro projects can be seen in various stages of completion all along the basin. At many places, we noticed that the river had almost fully dried up. To better understand how hydropower in the rest of Himachal has fared on land use patterns, biodiversity and traditional livelihoods, we had a chat with veteran environmentalist Guman Singh. मेगा प्रोजेक्ट जो है हमेशा उसके प्रभाव नेगेटिव होते हैं। आप इम्पाउंडमेंट करते हैं, उसमें ज़मीन डूबती है, लोगों के रोज़गार, खेती चले जाती हैं, जंगल बड़े पैमाने पर कटता है, कंस्ट्रक्शन होती है, नई तरह की आबादी आती है और वहाँ पर जो है आबादी आने से भी जो है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ की एक क्षमता होती है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इकोलॉजी में और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बुरे होते हैं जो हम अब भुगत रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आज जो हमारा सेब होता था बुनतर में, बजौरा में सेब के बगीचे थे, बंजार में यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ सेब के बगीचे थे, आज सेब का एक पेड़ नहीं है। ये शिफ्टिंग हो गई स्पीसीज़ की, मतलब कि अब 6,000-7,000 के ऊपर चले गया सेब, मतलब कि मौसम गर्म हो गया ना। यहाँ बर्फ़ पड़ता था खूब जम के, अब बर्फ़ नहीं दिख रहा है। फिर सिस्मोलॉजिकली भी देख रहे हैं कि हम जोन 4, जोन 5 में सारा हिमाचल हाईली सेंसिटिव जोन में है हम। और जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाई जाती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है भूकंप की तीव्रता को बढ़ाने में। देखना ये बड़ा खतरनाक चीज़ है।
और किसी दिन हो सकता है हम बहुत बुरा उसका हम परिणाम लेंगे और बड़ा नुकसान होगा। Almost as if in a parallel universe, Sendj River's close neighbor, the pristine Tirthan, flows through a picture-perfect valley. Today, it remains one of the few freshwater sources in the Indian Himalayas that have not succumbed to the hydropower trap. When most other rivers of similar size have numerous dams on them, how did this river basin come to be entirely off limits for hydro development? The story goes back to a landmark legal victory in the early 2000s. In 2002, 9 dams were approved to be constructed by independent power producer along the river. A handful of community members, upon discovering this, opposed the move by officially filing a case against the companies. One of the original petitioners in the case was Ranjiv Bharti, who we met at Gushaini village in Tirthan Valley. His perseverance not only saved the river from certain doom, but also agriculture, fisheries, and the numerous other livelihoods that depended on it. And this is the affidavit I gave in the court, as I would say they are more like written arguments. Everybody was for the projects, all the politicians and all the bureaucracy also, I would say, everybody had said put their NOCs except the fisheries department. No benefits comes to the local. In my valley, this was all private investors who would have taken the electricity through the national grid to their own establishments wherever in the plains. The community's hard-earned legal victory meant that the Tirthan River was no longer under the threat of damming. So Raju Bharti and others we met like Ankit Sood have now shifted focus to finding sustainable alternatives for the jobs that the hydropower project might have provided. That is where the idea to develop tourism in the valley was born. The whole base was homestays, so we really didn't. There's not a lot of deviation that took place, and we always taught people that tourism has to be treated as an alternative income generation activity, and thankfully there also Corona proved us right, because they did not leave their orchards, because Raju Bharti, for example, with the oldest homestays I would say in India, he's basically an orchardist. We are all farmers. So we said, okay, convert your houses, because mountain houses are usually big, 2-3 rooms, convert them into homestays, but don't leave your original, source of income. Tirthan's residents collectively have helped put the valley on the tourism map for conscious travelers like trekkers, biodiversity study groups, bird watchers and wildlife photographers. Had Himachal's hydropower plan been set in motion in Tirthan, its fate would not have been very different from that of its distressed neighbor. हम पूरे प्रोजेक्ट जितने लगे हैं भाखड़ा से लेके आज तक के, अब समय है कि हम इनका एनवायरमेंटल ऑडिट करें, ज़रा असेस करें कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, कॉस्ट बेनिफिट रेशो निकालें, उसके इकोलॉजिकल और क्लाइमेटिक क्या बेनिफिट और नुकसान हुए, और इकोनॉमिक बेनिफिट और नुकसान, इन सबको देखो ज़रा असेस करके. The need is for communities and policy makers to truly understand the ecological and livelihood cost of building a dam over a river.